नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट को डीकोड किया जा रहा है, जिसे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या आर्थिक संतुलन कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं इनकम डिटर्मिनेशन या आय निर्धारण को। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वो परफेक्ट पॉइंट है जहां पूरी की पूरी इकोनॉमी एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी और संतुष्टि के लेवल पर पहुंच जाती है। मतलब एक ऐसा जादुई पॉइंट जहां जितना सामान बन रहा है ठीक उतना ही बिक भी रहा है। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स बिल्कुल एक पेज पर हैं। लेकिन सोचिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक इकोनॉमी में लाखों कंज्यूमर्स हैं, हजारों प्रोड्यूसर्स हैं और पता नहीं कितने सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो फिर एक पूरी इकोनॉमी प्राकृतिक रूप से अपना यह संतुलन, ये बैलेंस कैसे ढूंढ लेती है? जॉन मेनार्ड कीन्स की मशहूर कीनेशियन थ्योरी हमें इसी सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देती है। आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत होगी मॉडल के 4 नियमों से, फिर आएंगे ADAS अप्रोच पर। उसके बाद देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई अपना संतुलन कैसे बनाते हैं। फिर शिफ्ट होंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर और आखिर में देखेंगे बचत और निवेश का बैलेंसिंग एक्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मॉडल के 4 नियम यानी हमारा सैंडबॉक्स। इकोनॉमिक्स में किसी भी मॉडल को क्लियर रखने के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी होता है। इस मॉडल को बनाते वक्त 4 बेसिक अजम्पशंस ध्यान में रखने हैं। पहला, ये एक 2 सेक्टर मॉडल है, यानी यहां सिर्फ हाउसहोल्ड्स और फर्म्स हैं, कोई सरकार या विदेशी व्यापार नहीं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऑटोनॉमस यानी एकदम फिक्स्ड है। तीसरा, प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेगा, कीमतों में कोई उतार चढ़ाव नहीं। और चौथा, ये पूरा विश्लेषण एक शॉर्ट रन यानी अल्पावधि के नजरिए से किया जा रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द ADAS अप्रोच। ये वो प्राइमरी लेंस है जिससे इस इकोनॉमी को गहराई से देखा जा सकता है। दरअसल ये समीकरण बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड AD मुख्य रूप से 2 चीजों से बनती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल इनकम के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ये पैसा कंजम्पशन में जाएगा या फिर सेविंग होगी। बस यही 2 रास्ते। अब इस डेटा फ्लो को थोड़ा ध्यान से समझा जाए। यहाँ एक ऐसी सटीक जगह है जो सबसे अलग दिखती है। जब इनकम का लेवल ठीक 400 है तो नोटिस कीजिए कि एग्रीगेट डिमांड भी 400 है और एग्रीगेट सप्लाई भी 400। यही वो सटीक बिंदु है जहां डिमांड और सप्लाई बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यही तो है हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस जिसका जिक्र किया जा रहा था। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संतुलन की बहाली यानी डिमांड और सप्लाई का टकराव। क्योंकि देखिए, रियल वर्ल्ड इतना परफेक्ट तो होता नहीं है ना। मान लीजिए इकोनॉमी का तराजू थोड़ा डगमगा गया और डिमांड सप्लाई से आगे निकल गई। AD इज ग्रेटर देन AS। लोग बस धड़ाधड़ सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? फर्म्स के पास जो पहले से स्टॉक या प्लान्ड इन्वेंट्री रखी थी वो तेजी से खत्म होने लगेगी। अब इस शॉर्टेज को कवर करने के लिए फर्म्स मजबूरन अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। नया प्रोडक्शन मतलब नई जॉब्स और नई जॉब्स मतलब लोगों की इनकम अपने आप बढ़ेगी। ये चेन रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सब कुछ वापस बैलेंस में नहीं आ जाता। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो, अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाए, AD इज लेस देन AS, सामान तो ढेर सारा बन गया पर खरीदने वाला कोई नहीं है। नतीजा ये होगा कि गोदामों में इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इसे देखते ही फर्म्स तुरंत अलर्ट होंगी और अपना प्रोडक्शन कट करेंगी। दुर्भाग्य से प्रोडक्शन कम होने का सीधा सा मतलब है नौकरियां जाएंगी और इकोनॉमी की ओवरऑल इनकम गिरेगी। ये डाउनवर्ड डोमिनो इफेक्ट भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि तराजू फिर से बराबर ना हो जाए। एक ऑटोमेटिक करेक्शन सिस्टम है ये। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बल्कि उसी बैलेंसिंग एक्ट को देखने का एक दूसरा लेकिन बेहद स्मार्ट नजरिया है। गणित कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए सिंपल कैलकुलेशन को देखिए। अगर AD और AS बराबर है तो इसका मतलब C+I बराबर है C+S के, राइट? अब दोनों तरफ कंजम्पशन C कॉमन है। अगर हम C को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इकोनॉमी उस वक्त भी बैलेंस में होती है जब कुल प्लान्ड सेविंग कुल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल बराबर हो। इसे पिछले डेटा के हवाले से समझते हैं। वापस उसी 400 के इनकम लेवल पर फोकस करते हैं जहां AD और AS मैच कर रहे थे। वहीं देखिए, सेविंग्स 40 हैं और हमारा कांस्टेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी ठीक 40 ही है
है ना कमाल? ये क्लियर प्रूफ है कि चाहे ADAS अप्रोच यूज किया जाए या सेविंग इन्वेस्टमेंट, दोनों रास्ते एक ही मंजिल यानी उसी एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लाकर खड़ा करते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की ओर, संतुलन की बहाली, इस बार सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। रियल वर्ल्ड में इसके क्या डायनामिक रिजल्ट्स होते हैं? एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचिए। अगर इकोनॉमी में लोग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेव करने लग जाएं, S ग्रेटर देन I, तो क्या होगा? मतलब पैसा मार्केट में जाने के बजाय तिजोरियों में या बैंक में बंद हो रहा है। इसका असर यह होगा कि कंजम्पशन अचानक गिर जाएगा, दुकानों में सामान बिकना बंद हो जाएगा और इन्वेंटरी बढ़ने लगेगी। इसके जवाब में फर्म्स को प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, इकोनॉमी सिकुड़ने लगेगी और ये गिरावट तब तक होगी जब तक सेविंग घटकर वापस इन्वेस्टमेंट के लेवल पर ना आ जाए। यानी जरूरत से ज्यादा पैसा बचाना भी पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम रह जाए, S लेस देन I, लोग उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन हाई है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री बहुत तेजी से खाली होने लगती है। अब बाजार की इस भूख को मिटाने के लिए फर्म्स को प्रोडक्शन और जॉब्स में भारी इजाफा करना पड़ता है। इससे इकॉनमी दौड़ने लगती है और ये तेजी सटीक उस वक्त तक बनी रहती है जब तक S और I दोबारा एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या बात निकल कर आती है? बॉटम लाइन ये है कि अर्थव्यवस्था किसी जीवित प्राणी की तरह खुद को ठीक करने वाले सेल्फ करेक्टिंग तराजू जैसी है। चाहे डिमांड और सप्लाई के रास्ते से आए या सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रास्ते से, इकोनॉमी हमेशा उस परफेक्ट बैलेंस पॉइंट को ढूंढ ही लेती है जहां डिमांड सप्लाई के बराबर हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट के। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम डिटर्मिनेशन का असली जादू है। इस कॉन्सेप्ट को समेटने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। इन्वेस्टमेंट इस पूरे बैलेंस को चला रहा है, लेकिन क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट में किया गया एक छोटा सा बदलाव अर्थव्यवस्था की टोटल इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा दे? सोचकर देखिए, इस नाजुक आर्थिक संतुलन का आखिर क्या होता है जब फेमस मल्टीप्लायर इफेक्ट अपना असली खेल शुरू करता है। यह अपने आप में एक बेहतरीन और उत्सुकता जगाने वाला विषय है, जिसे आने वाले एक्सप्लेनर में गहराई से कवर किया जाएगा। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स पर विचार कीजिए और अपनी क्यूरोसिटी बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.